दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य उमेश पंत की लिखी कहानी कैफे ब्लू। नींद से उठा तो मैं एकदम अजनबी जगह पे था। सर भारी था, जैसे सर पर जोर की चोट लगने के बाद मैं बेहोशी से जागा था। कोई वीरान रेलवे स्टेशन था ये। दूर दूर तक कोई नहीं था, बस एक लड़की थी। नीली आंखों वाली उस लड़की ने नीली जीन्स पहनी हुई थी। एक अलग तरह का आकर्षण था उसमें, इसलिए मैं नजर चुरा कर उसे देखने लगा। वैसे भी नीला रंग मुझे अपनी ओर कुछ ज्यादा ही आकर्षित करता है। जैसे ही उस लड़की की नजर मुझ पर पड़ी, मैंने नजर नीची कर ली। अगले कुछ सेकंड में मुझे अपने बगल में एक आवाज सुनाई दी, नील। ये सुनकर अचानक एक धक सी हुई। मैं नीलिमा। रेलवे स्टेशन की उस बेंच पर आने वाली ट्रेन का इंतजार करते हुए नीलिमा जब मुझे पहली बार मिली तो ऐसे मिली जैसे हमारी कोई पुरानी पहचान हो। पर मुझे तो याद ही नहीं आ रहा था कि वो है कौन। हम पहली बार आखिर कहाँ मिले थे। मैं उससे कुछ पूछता इससे पहले ही वो इतनी आत्मीय हो गई कि मैं पूछने में झिझक गया कि वो अजनबी लड़की आखिर मुझे जानती कैसे है। शुरू से शुरू करते हैं। मैं नीलिमा हूं और मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूं। वो ये बात कहते हुए एक बार अटकी जरूर थी, लेकिन ये कहते हुए उसके चेहरे में जो आत्मविश्वास था, उसे देखकर मैं उसे पहचानने से साफ साफ इनकार नहीं कर पाया। मौसम एकदम खराब था। बिजली जोरों से कड़क रही थी। दिन का 3 बज रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे एक अजीब सी छाया ने पूरे वातावरण को घेर लिया हो। रोशनी इतनी कम हो गई थी कि लग रहा था कि सूरज आज 0 वॉट के बल्ब जितना ही उजाला फेंक रहा हो। न जाने कहां से बुजुर्गवार पेड़ों के सूखे अधकटे पत्ते उड़कर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आकर जमा हो रहे थे, और बीच बीच धूल का बवंडर भी कहीं दूर पटरियों के बीच से स्टेशन की तरफ आने लगता। इस सुनसान रेलवे स्टेशन में ऐसे माहौल के बीच मेरे बगल में इस नीली आंखों वाली खूबसूरत लड़की का होना राहत भी दे रहा था, लेकिन इस अजनबी का इतने करीबी की तरह बर्ताव करना कुछ कुछ डरा भी रहा था। और जैसे जैसे वो लड़की बात आगे बढ़ा रही थी, वो और बड़ा रहस्य होती जा रही थी। वो जो कह रही थी वो सचमुच एकदम काल्पनिक था, लेकिन जितने आत्मविश्वास के साथ वो बोल रही थी, कई बार मुझे खुद पर शक हो रहा था। मैं बस उसे सुन रहा था और उसे कई कई बार एकदम गौर से देखने के बाद भी मुझे कोई एक पल भी याद नहीं आ रहा था जो मैंने नीलिमा नाम की इस लड़की के साथ इससे पहले बिताया हो। मेरी समझ के परे था कि जब इस लड़की से मेरी कोई पुरानी पहचान थी ही नहीं, तो फिर ये क्यों इतना करीब आने पे तुली हुई थी। मौसम अब और खराब हो रहा था। अभी अभी एक बार फिर अनाउंसमेंट हुआ था, दिल्ली से कालपी होते हुए लखनऊ जाने वाली ट्रेन अपने निर्धारित समय 2:10 से 2 घंटे की देरी से चल रही है। असुविधा के लिए खेद है। मैंने घड़ी में समय देखा, 3:30 बज रहा था। ओह, तो लखनऊ जा रहा था मैं। पर मैं यहाँ पहुंचा कैसे और लखनऊ क्यों जा रहा था? कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे, लेकिन इस बारे में ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं था, खासकर तब जब इतनी खूबसूरत लड़की यानी नीलिमा मेरे बगल में बैठी हुई हो। मैं ट्रेन के आने के लिए उतावला हुआ जा रहा था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई जल्दबाजी न हो। थोड़ी ही देर में उसकी निश्चिंतता मुझे परेशान करने लगी थी। मैं उससे कुछ पूछता इससे पहले ही वो बोल पड़ी, तुम्हें याद है सलोनी, मेरी बेस्ट फ्रेंड? पहली बार उसी ने तुमसे मिलाया था मुझे, जब हम कानपुर में रहते थे। सब्जी मंडी वाली मार्केट के पास लालू की आलू चाट, वही हमें उस ठेले पे ले गई थी पहली बार। तुमको वो चाट नींबू डाल के बहुत पसंद थी, उंगलियां चाट के खाते थे तुम। कौन सलोनी? कैसी सब्जी मंडी? कानपुर? कब रहा मैं वहां? ये लड़की क्या उल जलूल बोले जा रही थी। पिछले आधे घंटे में नीलिमा मुझे मेरे ही नाम राशि किसी काल्पनिक लड़के की पूरी जन्म कुंडली बता चुकी थी।
और उस वक्त मैं उसे केवल इसलिए सुन रहा था क्योंकि इस सुनसान रेलवे स्टेशन पे इतने खराब मौसम के बीच बस एक वो ही मेरी अकेली साथी थी। लेकिन ये लड़की मानसिक रूप से रोगी लग रही थी, या फिर कोई फिक्शन राइटर होगी जो एक ऐसी कहानी मुझे सुना रही थी जिसको वो सच मानती थी। एक ऐसा सच जो उसने अपनी कल्पनाशीलता से मेरे लिए गढ़ा था। अच्छा, तो तुमको याद दिलाने के लिए मैं और क्या कर सकती हूँ? लेट मी थिंक। ये कहकर वो बेंच से उठी और कुछ सोचती हुई इधर उधर टहलने लगी। धीरे धीरे मध्यम पड़ती जाती रोशनी के बीच तेज हवा चल रही थी और इस हवा में उसकी लटें बेतरतीब बेलौस नाच रही थीं। ये लड़की जो भी थी बहुत खूबसूरत। इस कम रोशनी में भी बाकी सारी फीकी, पुरानी और उदास सी चीजों के बीच एक उसका चेहरा ही था जो एकदम ताजा लग रहा था, जैसे अंधेरे में कोई चिराग जल रहा हो। मैं उसे एक टक देख ही रहा था कि वो तेज कदमों से मेरे पास आई और बड़े उत्साह से बोली, अब आई एम श्योर तुम्हें सब याद आ जाएगा। याद है कैफे ब्लू? कैफे ब्लू उसकी अब तक बताई सारी चीजों में से ये पहला नाम था जो कुछ सुना सुना सा लग रहा था। अब तक मैं नीलिमा की बातें ऐसे सुन रहा था जैसे मुझे उनसे कोई मतलब ही ना हो, और सच बताऊं तो उसकी कही आधी बातें तो मैंने ठीक से सुनी ही नहीं। लेकिन इस कैफे ब्लू में कुछ तो था, पर क्या? मैंने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में मेरे सर में तेज दर्द होने लगा। ऐसा लगा जैसे सर घूम रहा हो। तुम ठीक हो नील? रहने दो, अपने दिमाग पर एक रत्ती जोर मत डालो। ये कहकर नीलिमा मेरे एकदम करीब आ गई। उसकी उंगलियां मेरे माथे को दबा रही थीं। आप रहने दीजिए, मैं ठीक हूं। ये कहकर मैंने नीलिमा का हाथ अपने माथे से दूर कर लिया। किसी अजनबी के इतने करीब आने से मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा था, लेकिन इस तरह किसी को दुत्कारना भी अच्छा नहीं लगा मुझे। आपके पास लाइटर होगा? मैंने बात बदलने के लिए कहा। लाइटर तो नहीं, सरदर्द की गोली है, दे देती हूं, अभी आपको उसकी जरूरत है। जरूरत तो मुझे वाकई में इस सरदर्द से तुरंत निजात पाने की ही थी। नीलिमा ने कुछ देर अपने पर्स में कुछ ढूंढा और फिर एक टैबलेट निकालकर मुझे दे दी। जो टैबलेट उसने मुझे दी थी वो थोड़ा अलग सी थी। सर दर्द के लिए इस नाम की कोई दवा मैंने इससे पहले कभी ली हो ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा था। क्या एक अजनबी के हाथ से एक अजनबी नाम वाली दवा लेना ठीक रहेगा? मैं जब तक ये सोच रहा था तब तक नीलिमा ने वो टैबलेट पैकेट से निकाल ली थी और पानी की बोतल खोलकर मेरी ओर बढ़ाते हुए वो मुस्कुरा के कह रही थी, 15 सेकंड में सरदर्द दूर ना हुआ तो पैसे वापस। उसने इतने प्यार से कहा था और लड़की भी कोई चोर चक्की तो नहीं लग रही थी। मैंने दवा ले ली। वाकई में दवा निकलने के 20 सेकंड के अंदर सरदर्द गायब था। हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी। गर्मी के उमस भरे मौसम के बीच बारिश की ये हल्की बूंदें जैसे ही शरीर पर पड़ी एक गजब की राहत महसूस हुई। बारिश धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी थी। नीलिमा ने तुरंत अपने बैग से एक छाता निकाला और उसे खोल लिया। तुम छाता के अंदर आ जाओ, इस मौसम में बारिश में भीगना ठीक नहीं है, और ये इनहेलर रख लो वरना अभी छींके मारने लगोगे। उसने ये कहा ही था कि मैं जोर से छींक दिया। कहा था ना, कहकर नीलिमा ने मुस्कुराते हुए छाता मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने गौर किया कि ये छाता भी उसकी नीली आंखों और नीली जीन्स की तरह नीले रंग का था, मेरा फेवरेट नीला रंग। ट्रेन अब 5 घंटे लेट हो गई थी। अब इस ट्रेन से लखनऊ जाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ इस वीरान से स्टेशन पर भी तो अब अंधेरा हो चुका था। और ये नीलिमा, इसे आखिर जाना कहाँ था? मैं सोच ही रहा था कि अभी अभी हुए अनाउंसमेंट को सुनकर पानी की बोतल लेने गई नीलिमा भी लौट आई। लग ही रहा था मुझे ये ट्रेन अब नहीं आएगी। मेरे पास दिल्ली की 2 टिकट हैं, 2 घंटे बाद की ट्रेन है और तुम मेरे साथ दिल्ली चल रहे हो। नीलिमा ने फिर अधिकार भाव से कहा। मैंने उसे चौंक कर देखा। उसके पास 2 टिकट होने का क्या मतलब था? लेकिन मेरे कुछ कहने के पहले ही नीलिमा आगे बोली, दिल्ली चलते हैं, यहां से 7 घंटे में पहुंच जाएंगे और फिर तुमको मुझे लेकर कैफे ब्लू भी तो चलना है। कैफे ब्लू,
ये दो शब्द सुनते ही एक बार फिर मेरे दिमाग में हलचल होने लगी। तमाम नानुकुर करने के बाद नीलिमा आखिरकार मुझे दिल्ली चलने के लिए राजी कर चुकी थी। दिल्ली जाने वाली उस ट्रेन में बैठे हुए नीलिमा लगातार जैसे मुझे कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। बीच बीच में ऐसा एहसास भी होने लगता कि जो वो कह रही है उसके कुछ कुछ हिस्से मेरे अतीत से जुड़े हैं, जैसे यादों के कई टूटे फूटे से शहर इधर उधर बिखरे पड़े हों, लेकिन उन तक पहुंचने का कोई सीधा सपाट रास्ता न मिल रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे नीलिमा नाम की ये लड़की मुझे अपने वश में कर रही है। क्या इस पे इतना भरोसा करना ठीक था कि मैं अपने पुराने तय कार्यक्रम को छोड़कर इसके साथ चल दूं? लेकिन जितनी देर मैं यहां इंतजार करता उतनी देर में मुझे दिल्ली पहुंच ही जाना था। वहां उस उमस भरे माहौल में रात गुजारने से अच्छा था कि मैं दिल्ली पहुंचकर आराम करूं। वैसे भी लखनऊ में ऐसा कोई खास काम भी नहीं था मुझे। मैं तो बस खुद को बहलाने के लिए काम निकाल कर वहां जा रहा था। शायद ट्रेन के एयर कंडीशन डिब्बे में आकर अब कुछ आराम मिल रहा था। मैं खाने के लिए केटरिंग से कुछ ऑर्डर करने की सोच ही रहा था कि नीलिमा अपने साथ लाया टिफिन खोलकर बैठ गई। ये लो तुम्हारी फेवरेट डिश, मूली के पराठे। मूली के पराठे सचमुच मेरे फेवरेट थे। जो बात मुझे पता तक नहीं थी, ये बात अभी कुछ घंटों पहले मिली लड़की आखिर जानती कैसे थी? नीलिमा जब से ट्रेन में बैठी थी वो लगातार मुझसे बात कर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसकी बातों के नशे में हूं। रात जैसे जैसे गहरा रही थी उसकी नीली आंखें और चौकस हो गई थीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे सोने का इंतजार कर रही हो और जैसे ही मैं सो जाऊं वो मेरा सारा सामान लेकर चंपत हो जाए। आजकल यूं भी इस तरह की ठगी की खबरें खूब आती हैं। पहले विश्वास जीतो फिर चोरी को अंजाम दो। मेरे पर्स में यूं भी इस वक्त कोई 20,000 रुपए थे और सूटकेस में कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स। कहीं ऐसा तो नहीं था कि मूली के पराठों में उसने कुछ मिला दिया हो? पर ऐसा होता तो अब तक उसका असर हो गया होता ना। हालांकि मुझे हल्की हल्की झपकियां आ रही थीं और मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि सुबह तक मुझे नींद ना आए। लेकिन जब आप सोच रहे होते हैं कि आपको नींद ना आए तभी आपको ज्यादा नींद आती है। आंखें अब झपकने लगी थीं और मैं किसी तरह उनको मीच कर खोल कर जागने की कोशिश कर रहा था। जागना जरूरी था। बीच बीच में नीलिमा भी अपने थर्मस में रखी चाय निकाल कर दे देती। न जाने क्यों, लेकिन वो भी ये कोशिश कर रही थी कि मुझे नींद ना आए। सुबह का नाश्ता कैफे ब्लू में करें। कैफे ब्लू, ये नाम सुना तो दिमाग में एक बार फिर दृश्यों और सूचनाओं के कुछ बिखरे बिखरे से टुकड़े दिखाई देने लगे। जैसे कोई आईना हो चकनाचूर हो गया हो और उसमें कोई परछाई दिख रही हो। उस परछाई को देखकर पूरी तस्वीर को समझ पाना मुश्किल हो रहा था। और उसी तस्वीर में ये चेहरा भी था, कहीं नीलिमा का चेहरा। कहीं तो देखा है ये चेहरा, पर कहां देखा हो सकता है? मैंने याद करने की कोशिश की, लेकिन यादों के गलियारे में सब कुछ इतना धुंधला था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे जागते रहने की नसीहत देते देते नीलिमा खुद नींद की आगोश में चली गई थी। किसी तरह सुबह तक जागे रहने में कामयाब रहा मैं। सुबह हो चुकी थी। सामने वाली सीट पे नीलिमा ऊँग रही थी। अपने पर्स में रखी डायरी से घर का पता कंफर्म करने के बाद एक बार मन हुआ कि बिना इस नीलिमा को बताए निकल चलो, लेकिन फिर ये करना अच्छा नहीं लगा। आखिर वो न होती तो उस वीरान स्टेशन में मैं ट्रेन का इंतजार ही कर रहा होता ना। उसे जगाया तो वो उचक कर जगी। ट्रेन से उतरते यात्रियों को देखकर उसने कहा, पहुंच गए क्या दिल्ली? तुम तो नहीं सोए ना? फिर मेरे गालों पे थपकी देके उसने प्यार से कहा, थैंक गॉड तुम नहीं सोए, वरना सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ता। ये कहकर नीलिमा ट्रेन की बर्थ के नीचे रखा अपना सामान समेटने लगी और मैं सोच रहा था कि आखिर इसको क्या परेशानी है मेरे सोने से। दिल्ली स्टेशन से नीलिमा ने फटाफट प्रीपेड टैक्सी ली। जब सड़कें खाली हों तो दिल्ली बहुत सुकून देने लगती है। इस सुकून को बटोरते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। नीलिमा ने टैक्सी वाले को जो पता बताया था वो कुछ सुना सुना सा लग रहा था। इस बीच नीलिमा ने कई लोगों को फोन किया। सबको यही बता रही थी कि वो बस कुछ ही देर में कैफे ब्लू पहुंच रही है।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस वक्त दिल्ली के कौन से हिस्से में हूँ। सुबह के करीब 9 बज रहे थे। हमारी टैक्सी एकदम हरियाली के बीच किसी खुले से पार्कनुमा इलाके में आकर रुक गई। मैं टैक्सी से उतरा तो उतरते ही देखा कि वहाँ एक रेस्टोरेंट था जिसके बाहर सफ़ेद रंग के एक बोर्ड पर बड़े बड़े नीले अक्षरों में लिखा था कैफ़े ब्लू। नीलिमा मुझे अंदर ले गई। रिसेप्शन पे बैठी एक लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, वेलकम बैक सर। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि रिसेप्शन पे लगे एक बड़े से नोटिस बोर्ड पर नजर गई। कई तस्वीरें लगी थी वहां और हैरानी की बात थी कि इन सभी तस्वीरों में ठीक मेरे जैसा दिखने वाला कोई आदमी था और करने लगे थे। ये सब क्या है नीलिमा? कैसी पहेली है ये? यही सच है नील, तुम इस कैफे के ओनर हो और मैं तुम्हारी पत्नी। मैं आंसुओं से भरी निगाहों से उस औरत को देख रहा था जिसे मैं अब तक अजनबी समझ रहा था और जो कह रही थी कि वो मेरी पत्नी है। लेकिन उसे मैं अब भी उतना ही जानता था जितना पिछले कुछ घंटों में जान पाया था। ये खेल हम रोज खेलते हैं नील। रोज मैं तुम्हें याद दिलाती हूं कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। नीलिमा ने यह भी बताया कि आज मेरा बर्थडे है। आज ही के दिन उसने और मैंने ये कैफे खोला था और 4 साल पहले इसी कैफे के बाहर एक रोड एक्सीडेंट के बाद मैंने अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो दी थी। डिसफंक्शनल एमनीजिया कहते हैं इसे नील। रोज रात को सोते ही तुम्हारी सारी मेमोरी डिलीट हो जाती है, पुराना कुछ नहीं बचता और फिर सब कुछ शुरू से शुरू करना होता है। तुम्हारे लिए हर दिन एक नया दिन होता है और मेरे लिए हर दिन तुम्हारे पुराने दिनों का रेपिटेशन। ये कहते कहते नीलिमा की आंखें भर आई थीं और मैं कैफे ब्लू की एक एक चीज को ऐसे देख रहा था जैसे मैंने इन चीजों को इससे पहले कभी ना देखा हो। इन तमाम अजनबी चीजों के बीच बस एक नीलिमा ही थी जिसे अब मैं थोड़ा बहुत जानता था। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम।